जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की समसामयिकी की श्रृंखला जो स्टार्ट हुई है, आज पुनः आपके बीच मैं उपस्थित हूं। और आज दिन का सैटरडे है, जिसके नाते हमारे वहाँ टेस्ट सीरीज चलती है, जो ऑफलाइन क्लासेस के रूप में बच्चे हमारे आज हमारे कोचिंग पर, जो जीडीए टावर 4th फ्लोर पर स्थित है, वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट देते हैं। और हम ऑफलाइन जो है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चलाते हैं। लेकिन आपके लिए हम जो श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं कि प्रत्येक सैटरडे को 1 घंटे का वीकली जो टेस्ट होगा, वीकली जो करंट अफेयर्स होगा, वो आपके बीच में लेकर पहुंचेंगे। हम वीकली सेटअप पे तैयार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं किसी भी तरह से आपका करंट अफेयर्स छूट ना पावे, उस ओर हमारा ध्यान है, ताकि आप हमारे करंट से जुड़े रहें, ताकि किसी भी एग्जाम को लेकर आपकी जो तैयारी है उसमें किसी भी प्रकार की करंट को लेकर कोई बाधा ना हो सके, कोई त्रुटि ना हो सके, कोई कमी ना रह सके। इसीलिए हम आपके बीच में करंट अफेयर्स की क्लासेस को लेकर पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आज का पहला हमारा क्लास क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है महिला क्रिकेट एशिया कप 2022। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि लोकलिटी में भी एक इंटरनेशनल लेवल का जो खेल होता है, उसमें एशिया कप क्रिकेट की अपनी एक महत्ता है। लेकिन यह जो खेल है एशिया कप क्रिकेट की, वो महिलाओं का क्रिकेट एशिया कप 2022 है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह कहाँ हुआ है। यह यूएई में हुआ है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। फिर अगला इस पर क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इंडिया की जो टीम है, वो इस बार की विजेता टीम है। हालांकि मैं बता दूं कि विजेता टीम की जो कैप्टन है, वो है तृप्ति शर्मा। दोस्तों याद रखेंगे, दीप्ति शर्मा, दोस्तों सॉरी, दीप्ति शर्मा इस बार की हमारी महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। और इसी एशिया कप में जो बेस्ट ऑफ द सीरीज का अवार्ड है, वो भारतीय ही खिलाड़ी रेणुका सिंह जी को प्राप्त हुआ है। और रेणुका सिंह जी एक तरह से भारतीय महिला टीम से जुड़ी हुई हैं और बेस्ट ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाई हुई हैं। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके लिए विजेता भारत की जो महिला टीम है, वह सबसे बड़ी बात है कि इस बार एशिया कप को 7वीं बार जीतने में जो है सफलता हासिल की हुई है। 7 बार महिला क्रिकेट टीम एशिया कप को जीत चुकी है। और किसको हरा कर जीती है, ये भी इंटरेस्टेड है। ये श्रीलंका की महिला टीम को हरा कर जीती है। अर्थात विजेता के रूप में भारत और उप विजेता के रूप में श्रीलंका की टीम बनी है। मैं एक चीज याद करा दूं कि जो पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खेल था, उसमें भारत विजेता नहीं बना था। याद रखिएगा, उसमें महिला विजेता टीम में महिलाओं की जीत हुई थी। एशिया कप महिला में भारतीय महिला टीम जीती है। और एशिया कप पुरुष में पुरुष टीम हमारी हार गई है। हमारी पुरुष टीम हारी है, तो आज तक हारने से पहले 7 बार एशिया कप जीत चुकी है हमारी पुरुष टीम। और महिला भी इस बार जीतकर 7 बार एशिया कप जीतने में सफलता हासिल कर ली है दोस्तों। तो 7 बार पुरुष और 7 बार महिला, ये दोनों लोग अपने अपने टीम से भारत को जीत दिला चुके हैं। मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बीसीसीआई ने इसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए और तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच में समानता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक खिलाड़ी के लिए जो प्रत्येक जो है कि मैच के लिए जो फीस होती है, वो दोनों बराबर कर दिया है। पहले उसमें काफी अंतर था, पुरुषों को अधिक फीस मिलती थी एक मैच खेलने के लिए, और महिला टीम के खिलाड़ियों को कम फीस मिलती थी एक मैच खेलने के लिए। अब बीसीसीआई ने इस असमानता को दूर कर दिया है और पुरुष तथा महिला टीम के खिलाड़ियों को प्रत्येक मैच के लिए बराबर बराबर फीस देने का फैसला किया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहां कुल टीमें कितनी थी, तो 6 टीमें थी। याद रखिएगा, 6 टीम थी। 7वीं बार हम लोग जीते हुए हैं। कौन कौन सी टीम थी? इसमें इंडिया था, पाकिस्तान था, नेपाल था, श्रीलंका था, और जो है कि बांग्लादेश और थाईलैंड। आपको याद होगा कि थाईलैंड भी बहुत चर्चित देश नहीं रहा है, लेकिन एशिया कप में खेलने वाला देश रहा है। तो इस तरह से एशिया कप 2022 की क्रिकेट टीम के लिए दुनिया के 6 देशों ने इस गेम को संपन्न किया है। और यह गेम यूएई में संपन्न हुआ है। खुद यूएई की कोई टीम नहीं थी, लेकिन यह यूएई में ही संपन्न किया गया है। दोस्तों, दूसरे तरफ देखते हैं। दूसरा आज का क्वेश्चन क्या है? मिशन स्कूल ऑफ द एक्सीलेंट 2022।
2022 के लिए एक मिशन स्कूल ऑफ द एक्सीलेंट नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया है और यह प्रोग्राम शुरू किया गया है गुजरात की तरफ से। और गुजरात की तरफ से जो किया गया है वह प्रारंभ किया गया पीएम मोदी जी की तरफ से और 19 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई है मिशन स्कूल ऑफ द एक्सीलेंट। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह क्यों स्टार्ट किया गया है उसके संदर्भ में पहले तो विशेषता में यह कह रहा है कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करना, मतलब स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ ही किया गया है। इसका एक और मकसद जो उसके प्रारंभ करने के व्यू में छुपा हुआ है वो ये है कि बच्चों को और शिक्षकों को दोनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षण कार्य करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और 5G नेटवर्क के माध्यम से पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जो गुजरात सरकार की तरफ से प्रारंभ किया गया है। वह इस शिक्षण के द्वारा स्किल्ड को बढ़ाया जाएगा, स्मार्ट शिक्षण किया जाएगा, क्लासेस स्मार्ट की जाएगी, उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा तथा कम्युनिकेशन के जरिए से शिक्षण को और सरल बनाने का काम किया जाएगा। तो इस तरह के कार्यों को लेकर गुजरात सरकार की ये पहल है और गुजरात ने शुरू किया है, गुजरात में शुरू हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय किया गया है। और याद रखेंगे टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व एक अपने आप में पिछले दिनों में चर्चा का विषय था जब हमारे देश में नामीबिया से कुछ चीते लाए गए थे और कुनो नेशनल पार्क में रखे गए थे। तो वह नेशनल पार्क चीतों के लिए स्पेशली अधिकार परत नेशनल पार्क घोषित हुआ है। तो वह पहला मध्य प्रदेश का था। अब ये दूसरा जो प्रारंभ हुआ है वह दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती के नाम पर शुरू हुआ है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। दोस्तों सागर जिला मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे सागर जिले में स्थित है। और राज्य सरकार जो है इसकी शुरुआत कर रही है वहाँ की मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, और स्पेशली चीतों के लिए दूसरा क्षेत्र संरक्षित किया गया है मध्य प्रदेश में, अर्थात पहला कुनो था और दूसरा वीरांगना जो है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। आप सबको याद होगा कि दुर्गावती जो है वो एक वीरांगना के रूप में मुगलों से लोहा लेने वाली एक वीरांगना थी जो अपने राज्य के संरक्षण के लिए, राज्य के बचाव के लिए, राज्य के अधिकारों के लिए वह मुगल बादशाहों से मुकाबला करने वाली एक महिला थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए बहादुर महिला झांसी की रानी मानी गई थी, उसी तरह से मुगलों से मुकाबला करने के लिए बहादुर महिला दुर्गावती जी को माना गया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहां प्रारंभ हुआ। एशिया का सबसे बड़ा, जरा ध्यान में रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यह एशिया का सबसे बड़ा, दोस्तों भारत का तो सबसे बड़ा ही है, यह एशिया का सबसे बड़ा है और प्रारंभ हुआ है पंजाब में। दोस्तों पंजाब में इसकी शुरुआत की गई है जो संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का प्लांट होगा और इसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी साहब ने किया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा हरदीप सिंह पुरी भारत में इस समय पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के मंत्री हैं और उन्होंने ही इसकी शुरुआत किया है। और ये मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर कर रहा है, प्रतिदिन 300 टन धान की भूसी से इसका उत्पादन किया जाएगा। इस संयंत्र के माध्यम से ये हमें प्राप्त होगा जो बायोगैस होगा और जो है कि धान की भूसी से प्राप्त होगा। और इसकी शुरुआत हम लोग जर्मनी के सहयोग से किया गया है, जर्मनी की एक प्राइवेट कंपनी के सहयोग से इस कार्य का भारत में प्रारंभ हो रहा है। लेकिन यह प्रारंभ इस तर्ज पे हो रहा है कि यह प्रारंभ करते ही दुनिया का सबसे बड़ा बायो संयंत्र के रूप में दर्जा प्राप्त कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आगे के देखते हैं। अगला पांचवा जो है वह हैदराबादी हलीम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा भारत में खाद्य पदार्थों से रिलेटेड बहुत सारे वस्तुओं का, बहुत सारे सामानों का, बहुत सारे पदार्थों का जीआई टैग प्राप्त होता है। उसी के अंतर्गत इस बार हैदराबाद हलीम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और मैं बता दूं कि हैदराबाद हलीम एक विशेष प्रकार का व्यंजन है जो हैदराबाद के निजामों के परिवार या उस समय के लोगों के बीच में काफी चर्चित था, जो आज भी हैदराबाद में आसानी से अवेलेबल है कुछ जगहों पर। और यह स्पेशली मांस, दाल और दलिया को मिलाकर स्पेशल तौर पे बनाया जाता था और यह एक विशेष प्रकार का डिश था जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो हैदराबाद
तेलंगाना से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड फाइनेंस द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, जीआई टैग को प्रदान किया जाता है और उसी के माध्यम से इसे प्रदान भी किया गया है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का प्राइज भी दिया गया है। इसे काफी पॉपुलर माना जाता है इस हैदराबादी हलीम को। तो अब जैसा कि पता होगा कि हैदराबादी बिरयानी की क्या अपनी स्थिति है भारत में और पूरे वर्ल्ड में, हैदराबादी बिरयानी अपने आप में चर्चित व्यंजन है। तो इसे जो है जीआई टैग तो प्राप्त हुआ ही हुआ है, ये मोस्ट पॉपुलर के तौर पर भी जीआई टैग प्राप्त करने वाला व्यंजन बन चुका है। अब अगला 6वां देखते हैं, आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो बैठक हुआ है उसी से रिलेटेड है और आप देख लेंगे इसका हेडक्वार्टर जो है वह गुरुग्राम में है, जो है कि हरियाणा का गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और 2015 में पेरिस समझौते के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी और 2015 में भारत में इसकी स्थापना हुई थी। और मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक सह अंग के रूप में काम करने के लिए यह भारत में पहली संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम करने वाली संगठन मानी जाती है। तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे उसके सह अंग हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन आज तक भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी संगठन नहीं था, कोई गठबंधन के अंतर्गत सह संस्था नहीं थी जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में भारत को प्राप्त हुई है, गुरुग्राम को प्राप्त हुआ है। और ऐसा इसलिए भी हो पाया है कि भारत तेज गति से सौर ऊर्जा में काम करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है, इसलिए इस उपलब्धि को भारत को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसमें विशेष चीजें क्या देखना है, पहले तो इंडिया और फ्रांस मिलकर सह अध्यक्षता इसका किया है और इसके अध्यक्ष जो हुए हैं आरके सिंह जी हुए हैं। आरके सिंह जी भारत के ऊर्जा मंत्री हैं और उन्हें यह दिया गया है और अध्यक्ष होंगे आरके सिंह जी, याद रखेंगे। और सह अध्यक्षता जो है क्रिशुल जकारोपुलो जो है दोस्तों, इसका नाम है पूरा क्रिशुल जकारोपुलो, इसके सह अध्यक्ष होंगे। यह फ्रांस के रहने वाले हैं और इसके महानिदेशक, इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं अजय माथुर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उनका नाम उल्लेखित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो महासचिव हैं, महानिदेशक हैं, वो अजय माथुर जी हैं। इसके संबंध में और चीजों का अध्ययन कर लिए। उस विशेषता क्या पड़ी है, यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुए ऊर्जा संकट का जिक्र किया गया है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से संयोजन करना होगा और एक भुगतान गारंटी सौर सुविधा व्यवस्था प्रारंभ किया गया है। तो पहले तो मैं आपको इसमें समझा दूं कि यह यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध प्रारंभ हुआ है और कई महीनों से लगातार युद्ध चल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया में ऊर्जा संकट प्रारंभ हो गया है, ऊर्जा संकट दिखने लगा है और उससे निपटने के लिए इस महागठबंधन की बैठक कराई गई है। यह बैठक भारत में हुई है, गुरुग्राम में हुई है और दुनिया भर के लोगों ने चिंता जाहिर किया है कि आगे के दिनों में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक तो बात उस पर निर्धारित है, दूसरी बात यह है कि नवीकृत ऊर्जा कैसे प्रारंभ किया जा सके जिससे किसी भी तरह के पर्यावरण पर कोई नुकसान न हो, उस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन कैसे अधिक से अधिक हो सके, उसमें सबसे अच्छा और स्वच्छ विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को माना गया है। तो वह भी इस विषय का सबसे बड़ा मुद्दा था। अगला इसमें एक और बात इसमें लिखी हुई है, भुगतान गारंटी सौर सुविधा व्यवस्था विकसित की गई है। अर्थात कोई भी देश अपने देश में यदि सौर सुविधा को विकसित करना चाहता है, सौर प्लांट को लगाना चाहता है, तो इस गठबंधन द्वारा आसानी से जो है कि पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, आसानी से ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वह देश अपने देश में सौर ऊर्जा का विकास कर सके। तो फिर हम 7वें तरफ देखते हैं। अगला हमारा जो है मिशन लाइफ 2022। मिशन लाइफ 2022 क्या है, पहले इसको हम समझ लें। तो उसके पहले जान लें कि गुजरात के केवड़िया में इसकी बैठक हुई है। दोस्तों मिशन लाइफ 2022 के लिए गुजरात के केवड़िया, ऐसा कि मालूम होगा केवड़िया एक जिला है
और केवड़िया इसलिए ज़्यादा फेमस है इस समय क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है वो केवड़िया में ही है। और केवड़िया इस समय पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो उसी जगह पर मिशन लाइफ 2022 की शुरुआत की गई है। पहाड़ी इलाकों में ये जिला है दोस्तों, गुजरात में हरियाली काफ़ी जिला है और नर्मदा नदी इसी जिले से होकर बहती है, तो काफ़ी चर्चित जिला है जिसको लेकर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वहाँ बैठक की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो भारत तरफ से नरेंद्र मोदी साहब जी ने किया है और एंटोनिया गुतरेस जो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, वो भी जब भारत की यात्रा पे थे तो वो मिलकर दोनों लोग इसकी बैठक किए हैं। और वह बैठक मिशन लाइफ के लिए हुआ है और यह लाइफ किस विषय को समर्पित है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए। अर्थात दुनिया में जिस तरह से तेज गति से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का प्रभाव मानव के लाइफ पर क्या होगा, मानव के स्वास्थ्य पर क्या होगा, इसको ध्यान में रखते हुए जो बैठक हुई है यह 2022 के लिए समर्पित बैठक है। और किसी भी तरह से इसके प्रभाव से मानव तथा मानव की जीवन शैली को बचाने के लिए इस पर मंथन किया गया है। तो दोस्तों ध्यान ये रखेंगे कि मिशन लाइफ 2022 की बैठक गुजरात के केवड़िया में किया गया है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी साहब, एंटोनियो गुतरेस साहब की भूमिका महत्वपूर्ण देखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वां के बाद 8वां देखते हैं कि सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, इस विषय को लेकर देखेंगे तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा तो पहले दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की नींव सन 1920 में डाली गई थी और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान की उसमें बड़ी भूमिका थी। और सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता थे, एक बड़े विद्वान थे, जिन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किया था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका भी रही थी। हालांकि बाद में वो पाकिस्तान समर्थक माने गए थे, लेकिन भारत में जब तक उनकी एक्टिविटी देखी गई थी वो भारत के पक्ष में देखी गई थी, प्रारंभिक एक्टिविटी। और भारतीय स्वतंत्रता तथा मुसलमानों के लिए उत्थान के संबंध में मुस्लिम समाज को पश्चिमी सभ्यता से जोड़कर विकसित करने के लिए काफ़ी बड़ा उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, जिसे अलीगढ़ आंदोलन भी कहते हैं। और अलीगढ़ आंदोलन से ही पनपा हुआ यह विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय के जनक के तौर पर, संस्थापक के तौर पर सर सैयद अहमद खान को ही जाना जाता है। तो यह विश्वविद्यालय किसको दिया है, विजेता जो बनी हैं वह बरबरा मेटकॉफ बनी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बरबरा मेटकॉफ एक अमेरिकी नागरिक हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इनका पठन पाठन भी हुआ है। और बरबरा मेटकॉफ ने एक किताब लिखा था, उस किताब का क्या नाम है, इस्लामिक रिवाइवल इन ब्रिटिश इंडिया। इस किताब का नाम है, जिस किताब में मुस्लिम समाज की परिस्थितियों को उन्होंने उल्लेखित किया था। मुस्लिम समाज के विकास के संदर्भ में कुछ बातों का इन्होंने उल्लेख किया था। और इसी को देखते हुए अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने इस बार सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। और मैं बता दूं कि सर सैयद की 205वीं वर्षगांठ पर यह पुरस्कार वितरित किया गया है। सर सैयद साहब भारत से जुड़े हुए थे, उनकी 205वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी वर्षगांठ पर इस पुरस्कार को दिया गया है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स की आज सैटरडे की वीकली क्लासेस थी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कंटिन्यू आपके बीच में बनी रहेगी। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके हमको बताइए कि यह वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा और किस मुद्दे पर आपको करंट चाहिए। ये इससे भी हम रूबरू होते रहेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।